बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में 7 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। आपको पुनः बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। तो ये प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे लिखें और सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखें। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करके वहां से डाउनलोड करके हमारे तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे। ये घोषणा अभी हाल ही में हुआ है और घोषणा के आधार पर बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरे बिहार में 54 बाजार समितियां का विकास किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों में 54 बाजार समितियों को विकसित करने का फैसला किया है। और साथ साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ही राज्य का अपना नया मंडी कानून होगा, जहां पर किसानों को फसल, फल, सब्जी उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नए कानून में प्रावधान किया जा रहा है। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए किसानों की कर सकते हैं एक प्रकार की बेहतर से बेहतर तरीके से मदद किया जा सके, इस दिशा में एक पहल है बिहार सरकार की। और इनसे संबंधित और भी कई सारे फैक्ट है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में वर्ष 2006 से ही बाजार समितियां भंग होने के बाद मंडी कानून नहीं है, लेकिन अब हाल ही में बिहार सरकार ने इसे विकसित करके एक कानून बनाने का फैसला किया है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इन 54 बाजार समितियों का जो निर्माण पूरे राज्य भर में किया जाना है, तो ऐसे में कुल 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। बिहार में जो अभी वर्तमान जिलों की संख्या ये 38 है, तो ऐसे में यहाँ से आपको ये ध्यान रखना कि इन 38 जिलों में कुल मिला के 54 बाजार समितियों का विकास किया जाना है। और साथ साथ एक नया मंडी कानून भी होगा, जहां पर कह सकते पूर्ण रूप से ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। बताएं कि वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे श्री दारोगा प्रसाद राय। अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में 2 सितंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। बतौर बिहार के मुख्यमंत्री इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो ऐसे में इस पॉइंट को ध्यान रखें कि दारोगा प्रसाद राय 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। लगभग 10 महीने की अवधि तक वे बिहार के मुख्यमंत्री थे और वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। हालांकि कुछ और भी फैक्ट है। यहाँ पर इस प्रश्न को जो हमने शामिल किया है वो 2 मुख्य वजह से इसमें शामिल किया है। तो उसमें से एक मुख्य वजह यह है कि इस वर्ष उनकी जयंती का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। और इसके अतिरिक्त वहीं पे हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट है जो मैं अभी बोल रहा था। तो इस पॉइंट पे हमने लिखा है कि बिहार के प्रसिद्ध गांधी सेतु की योजना उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही बनी थी। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के कार्यकाल में ही गांधी सेतु की यहाँ पर कह सकते हैं योजना निर्मित हुई थी। और ये सारी बातें इनसे संबंधित है। और साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि उनका जन्म 2 सितंबर 1922 को बिहार के सारण जिले में हुआ था। अगर हम बात करें सारण की तो वर्तमान समय में बिहार को 9 डिवीजन में बांटा गया है। 9 डिवीजन यानी कि 9 प्रमंडल। इसकी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। तो इन 9 प्रमंडल में से बिहार में सारण भी एक प्रमंडल है और सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ये जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इन तीनों जिलों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि सारण प्रमंडल के अंतर्गत ही जो सिवान जिला है, यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति या फिर कह सकते हैं द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में। ठीक है, ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया है। ये सारी बातें हमने आपको कई बार विस्तार पूर्वक बताया है। इस तरह के जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमने चर्चा किया कि दारोगा प्रसाद राय जो है ये बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वहीं पे हम बात करें बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, वे कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के वे 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर कार्यकाल के अनुसार यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर जो बात हो रहा है यहाँ पर प्रश्न वाइज प्रश्न बात हो रहा है। जैसे हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव बिहार के 20वें मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह से चीजों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला तीसरा प्रश्न है। इस सीरीज की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी मतलब कर सकते हैं प्रश्नों का संग्रह किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न जो हमने यहाँ पर शामिल किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न ये कि हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से प्रदान किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और इस घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवंत अनमोल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस उपन्यास के कवर पेज को आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, विस्तार से सभी चीजों को देखिएगा और बारीकी से सभी चीजों को नोट कीजिएगा। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवंत अनमोल के नाम का चयन किया है। और भगवंत अनमोल का जो चयन हुआ है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो चीजें आपको याद रखना है कि इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर इससे संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर विस्तृत जानकारी आप इस वाले स्लाइड में देख पाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट वो सूची हमने शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने भाषा कैटेगरी को शामिल किया है और यहाँ पर जो रचनाकार है उनका नाम है और यहाँ पर जो उपन्यास है, कहानी है, कविता संग्रह है, वो सभी चीजों को यहाँ पर हमने शामिल किया है, जो कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुने गए हैं और हाल ही में बहुत जल्द ही इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सभी चीजों को ध्यान से पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, चलता हूँ अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुशफिकुर रहीम की बात करें तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर मुशफिकुर रहीम को इस इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको ध्यान रखना, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि हालांकि वे सिर्फ वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेलेंगे। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है तो इसमें 3 फॉर्मेट में है। तो एक है T20, एक है वनडे और एक है टेस्ट। तो इन्होंने अभी हाल ही में T20 से संन्यास की घोषणा की है। और यहाँ पे हम इनकी डेब्यू की बात करें तो उन्होंने अपना डेब्यू मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2006 में खेला था। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है, जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में अराइज होंगे। अब यहाँ पे देखिए 2022 में क्रिकेट से संन्यास लिए महान क्रिकेटरों की सूची को हमने शामिल किया। हालांकि इसकी जानकारी हमने कई दफा पहले भी आपको दिया है। तो मोहम्मद हफीज जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। और क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के, और इसके अलावा रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, साथ ही कायरन पोलार्ड वेस्टइंडीज के, और इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में मैंने आपको जानकारी दिया था केविन ओब्रायन जो कि आयरलैंड के हैं। ये तमाम चीजों की जानकारी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी कई बार। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट से संबंधित एक प्रश्न अभी हाल ही के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा होती है तो उसमें से आपको कोई स्पेसिफिक मंथ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 में कौन था। इस तरह के प्रश्न मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट सूची है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नवीनतम की बात करें तो अभी हाल ही में जो जुलाई 2022 का दिया गया है, ये एमा लैम जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। और वहीं पे बात करें पुरुष कैटेगरी में तो प्रभात जयसूर्या को दिया गया जो कि श्रीलंका की है। तो अगस्त वाला यहाँ पर हमने अपडेट नहीं किया, हो सकता है अभी तक अगस्त वाला शायद घोषणा नहीं हुआ है। तो जब ये जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो कंप्लीट चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसका एक प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आईसीसी की। तो आईसीसी के बारे में भी कुछ बेसिक से फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आईसीसी का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
और आईसीसी का जो सिद्धांत है यानी कि मोटो है, ये अच्छाई के लिए क्रिकेट है। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और यहाँ की बात करें आईसीसी के सदस्य देश की तो 108 सदस्य देश हैं आईसीसी के, और आधिकारिक भाषा आईसीसी की है अंग्रेजी। और चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बार्कले हैं चेयरमैन, जो कि न्यूजीलैंड के, यहाँ पर आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ग्रेग बार्कले जो कि इसके चेयरमैन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, और ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ से ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में बात करें सीईओ की तो जॉफ एडाडिस हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनसे पहले जो आईसीसी के जो सीईओ थे ये थे मनु साहनी, और ये भारत के थे। मनु साहनी ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से आईसीसी के सीईओ बने थे जॉफ एडाडिस। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे, बहुत ज्यादा खबरों में है, तो हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। तो इनका नाम है मैकर रदरफोर्ड, जो कि आप यहाँ पर इन्हें इमेज में भी देख सकते हैं। इनका जो उम्र है, उम्र की बात करें तो इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है। तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना बनती है। और अभी हाल ही में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, 2 रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है। तो ऐसे में हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बुल्गारिया के 17 वर्षीय मैकर रदरफोर्ड ने पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट के मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ऐसे में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 17 वर्षीय मैकर रदरफोर्ड जो कि बुल्गारिया के हैं, इनके नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट ये बने हैं। तो ऐसे में राइट आंसर होगा मैकर रदरफोर्ड। अब यहाँ पर हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि बुल्गारिया से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और यहीं पर उन्होंने लैंड किया है और उन्होंने कुल 250 घंटे में पूरी दुनिया की उड़ान भरी है। तो ये आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। उनकी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। हालांकि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लैंडिंग के तुरंत बाद ही उन्हें 2 प्रमाण पत्र दिए। जब ये उड़ान भरे थे और जब ये लैंड किए थे, वापस आए थे, तो इसके बाद ही तुरंत ही कह सकते हैं इनकी घोषणा हुई थी और उन्हें 2 प्रमाण पत्र दिया गया था। अब इसमें पहला और दूसरा कौन है वो चीजें आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहला पुरस्कार की बात करें तो सबसे कम उम्र के पुरुष कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए अकेले विमान से पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए ये अवार्ड दिया गया, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और वहीं पे हम दूसरे की बात करें तो दूसरा सबसे कम उम्र के व्यक्ति को एक माइक्रोलाइट विमान में दुनिया की सोलो परिक्रमा करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन दोनों उपलब्धि के लिए इनका नाम शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा खबरों में है, बहुत ज्यादा ये दिखाया जा रहा है न्यूज में, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप यहाँ पर इस प्रतिमा को इस इमेज में भी देख सकते हैं। और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो हाल ही में ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस तरह से हम देखें तो यह किसी लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने, यानी कि ओम बिरला ने लैटिन अमेरिका के सबसे पुराने कृषि विश्वविद्यालय चेपिंगो विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। और यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो ये भी बातें यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ओम बिरला की बात करें तो आपको मैंने बताया कि ओम बिरला वर्तमान में भारत में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम यहाँ पे बात करें एसबीआई के इस आकलन के आधार पर, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आकलन हुआ है, इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.8% का आकलन अभी हाल ही में किया गया है। और इसके तहत जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष जो कि 2022-23 है, तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को 7.5% से घटा करके 6.8% कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, नवीनतम जो आकलन है इसके आधार पर ये 7.5 से घटा करके 6.8% किया गया है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की, तो इसके आधार पर वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 7.7% रहने का आकलन किया गया है।
इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी का ऑल ईयर का यानी कि जो 38वीं से 66वीं तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो बीपीएससी मेकर ऐप पर अपडेट है, आप वहां पर जाकर इसे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट सूची हमने शामिल किया है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो विभिन्न संस्था के द्वारा इसे मतलब कर सकते हैं आकलन किया गया है। हालांकि यहाँ पर हमने सभी चीजों को अपडेट किया था लेकिन ये पुराना हो गया था जिस वजह से हमने सभी चीजों को इरेज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार ये 7.3% है और वहीं पर फिक्की के आधार पर अभी हाल ही में आई थी रिपोर्ट ये 7% ये निर्धारित किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एसबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट आया है या फिर जो आकलन किया गया है ये 6.8% किया गया। आप यहाँ पर पीछे के स्लाइड में देख सकते हैं कि 6.8% का आकलन है और इसके अतिरिक्त मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के आधार पर 7.7% का आकलन किया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में मारबत उत्सव मनाया गया है। मारबत उत्सव की बात करें तो ये नागपुर से संबंधित है, नागपुर में ये भी हाल ही में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र के नागपुर में या फिर नागपुर शहर में, यहाँ पर देखिए में एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हाल ही में धूमधाम से मारबत उत्सव मनाया गया है। ये महाराष्ट्र से ही संबंधित है और इसकी अभी हाल ही में 140वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह अनूठा पर्व नागपुर की खास पहचान है। यह उत्सव बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो इसके अतिरिक्त पौल त्योहार या फिर पौल उत्सव भी नागपुर में ही मनाया जाता है। अब यहाँ पर पौल त्योहार या फिर पौल उत्सव की बात करें तो यह श्रावण महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है जो कि मानसून के खत्म होने का संकेत देता है। तो ऐसे में यहाँ पर यह ध्यान रखें कि पौल त्योहार भी नागपुर से ही संबंधित है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किनके द्वारा नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नौसेना का जो नए ध्वज का अनावरण किया गया, आप यहाँ पर इस नए ध्वज को इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दे दें और इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित INS विक्रांत पोत नौसेना को सौंपा है। ये कंप्लीट जानकारी हमने इस पोत से संबंधित आपको दिया था। ये सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया था और इसी दौरान उन्होंने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया है। और नए ध्वज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि नेवी के नए झंडे या फिर नए ध्वज के ऊपर के एक कोने में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं आधे भाग में नेवी का कृष्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ ये नीले रंग का यह प्रतीक अष्टकोण की आकृति में, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आकृति अष्टकोण में है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो नेवी का कृष्ण बना हुआ है, जो नेवी का नया झंडा का भी हाल ही में अनावरण हुआ है, ये कितने कोण का है, तो ये अष्टकोणीय है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आपको भी याद रखना चाहिए। अब भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना का गठन वैसे तो शिवाजी महाराज ने ही कर दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से यह ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आई थी और इसका नाम कई बार परिवर्तित हुआ। ऐसे में उसी चीज को यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में शामिल किया है जो कि आपको ध्यान से याद रखना है। तो 2 अक्टूबर 1934 को नौसेना सेवा का नाम बदलकर अंग्रेजों ने रॉयल नेवी कर दिया था और फिर 26 जनवरी 1950 को यानी कि आजादी के बाद रॉयल शब्द को हटाकर इसे भारतीय नौसेना नाम कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, नौसेना सेवा का नाम, पहले इसका नाम था नौसेना सेवा, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे बदल करके रॉयल नेवी किया। लेकिन बाद में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को रॉयल शब्द को हटा करके इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया था। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए बात आई है 1934 ईस्वी, यहाँ पे लिखा गया है। 1934 की बात जब भी आएगी तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि बिहार में अब तक का जो सबसे बड़ा भूकंप आया था ये 1934 में ही आया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ब्रिटेन के या फिर की नई प्रधानमंत्री बने या फिर बनी है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लीज ट्रस। अभी हाल ही में जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो आपको ध्यान रखना राइट आंसर होगा लीज ट्रस, जो कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक को इन्होंने पराजित किया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं जिसके तहत हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि लीज ट्रस हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना उन्होंने भारतीय मूल के उम्मीदवार ऋषि सुनक को हराया है।
ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। लिज ट्रस की बात करें तो लिज ट्रस अब बोरिस जॉनसन की जगह लेगी, यानी कि इनसे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये थे बोरिस जॉनसन। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, लिज ट्रस अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उससे पहले थे बोरिस जॉनसन। लेकिन बोरिस जॉनसन से भी पहले की बात करें तो बोरिस जॉनसन से पहले कौन थे, ये थे थेरेसा मे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो मौजूदा समय में वह ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी, यानी कि जो लिज ट्रस की बात करें तो वो मौजूदा समय में ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी, लेकिन अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव हुआ था ये जीत चुकी है, अब ये नई प्रधानमंत्री बनी है। अब यहाँ पर हम ऋषि सुनक की चर्चा करें। ऋषि सुनक के बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कई बार बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ ऋषि सुनक के बारे में। इनकी कह सकते हैं एक प्रकार से जीवनी के बारे में, एक बेसिक से फैक्ट होंगे जो कि आपको याद रखना है। तो ऋषि सुनक का जो जन्म हुआ था ये 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और उनके माँ बाप की बात करें तो उनकी माँ का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक था। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे, इसी आधार पर हमने यहाँ पर लिखा था भारतीय मूल के। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं जो कि ब्रिटेन में रहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में एक पॉइंट कॉमन रूप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी अर्थात 3.5 किलोमीटर लंबी माल गाड़ी का परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि सुपर वासुकी इसका नाम है, या फिर आप शॉर्ट में वासुकी भी कह सकते हैं, कई जगह आपको वासुकी भी दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके साथ हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि भारतीय रेलवे ने अगस्त 2022 में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस वीडियो में सितंबर माह के प्रश्नों का संकलन देख रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न था ये हमसे छूट गया था, इसी वजह से यहाँ पर हमने इसे हाल ही में यानी कि आज इसे शामिल किया है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ज्यादा पुराना नहीं हुआ, ये भी करंट अफेयर्स की श्रेणी के अंतर्गत ही शामिल है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस ट्रेन का संचालन किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि इसका नाम सुपर वासुकी है, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी अर्थात 3.5 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरी दुनिया का ये सबसे लंबा मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो चुका है। हम यहाँ पर बात करें तो जिसमें कि 295 वैगन्स लगे हैं और ये 6 इंजनों के साथ खींचा गया था। अब यहाँ पर इसी में इसकी क्षमता की बात करें तो ट्रेन से, यहाँ पर से नहीं बल्कि यहाँ पर ने होना चाहिए, तो ट्रेन ने अपना 267 किलोमीटर लंबा सफर 11.20 यानी कह सकते हैं 11.5 घंटे में पूरा किया था। ये बातें यहाँ से आपको इस ट्रेन से संबंधित ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे इसका परिचालन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया है। इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये 76वीं स्वतंत्रता दिवस था। हमने अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा किया और ऐसे में अभी हाल ही में 15 अगस्त 2022 को 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस बात को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वर्ष आपको ध्यान रखना 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और बात करें गणतंत्र दिवस की, तो इस वर्ष 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में ड्रीम सेडगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ड्रीम सेडगो ने अभी हाल ही में, आप यहाँ पर इस इमेज को देखकर समझ चुके होंगे कि सौरव गांगुली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि जो नया पीडीएफ हमारा लॉन्च हुआ है अर्धवार्षिकी, जिसमें कि बिहार स्पेशल प्रश्नों का संग्रह किया है, और साथ साथ एक अर्धवार्षिकी ये भी है जिसमें कि आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए जो हमारा बीपीएससी मेकर ऐप है वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए। करंट अफेयर्स के कोर्स के तहत हमारे सारे मटेरियल को आप वहीं पर प्राप्त कर पाएंगे। और इसके अलावा जो बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी का आकलन बेहतर तरीके से होगा। हजारों विद्यार्थियों के बीच यहाँ पर अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे और रैंक जान पाएंगे, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देने वाला है। तो इस बात का यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, बताएं इस प्रश्न का और राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि सारी जानकारी आप वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।